दुनिया कोरोना की काट ढूंढने में जुटी हुई है। भारत में भी ऐसी ही कोशिश जारी है। हैदराबाद की लैब में कोरोना वायरस पैदा किया जा रहा है और अगर ये कोशिश कामयाब हुई तो वैज्ञानिक कोरोना वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे और इससे जल्द ही कोरोना वायरस की दवा और टीका तैयार किया जा सकता है। ये कोशिश आपको बता दें सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर रही है और इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। यस जी डॉक्टर राकेश मिश्रा, ये जरा बताइए, ये हैदराबाद की लैब में ये जो कोरोना वायरस को पैदा किया जा रहा है और किस तरह से जीनोम स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलेगी और ये कोशिश रंग ला पाए, इसके लिए आपकी ओर से ये क्या प्रयोग किया जा रहा है? अभी हमको जो पेशेंट से सैंपल आते हैं टेस्ट के लिए, उसमें से हम वायरस निकाल के उसके बाद सेल कल्चर के अंदर जो एस्टेब्लिश सेल लाइंस हैं प्राइमेट्स की, उसके अंदर हम ये वायरस को इन्फेक्ट करते हैं कंट्रोल कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में, और हम वायरस को फिर ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं। और उसके बाद जब ये वायरस हमारे हाथ में है तो फिर हम कई चीजें कर सकते हैं, जैसे ये कि हम ये देख सकते हैं कि क्या चीज डालने से ये सेल्स के अंदर वायरस फिर रेप्लिकेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए सेल डेथ नहीं हो रही है। इस तरह से एक अच्छी तरह से इन विट्रो स्क्रीनिंग का एक सिस्टम बनेगा जिससे कि जिस दवाई के बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी एक टेस्टिंग की जा सकती है। और दूसरी चीज ये होगी कि हम जब ये वायरस आइसोलेट करके उसका सीक्वेंस करेंगे तो इससे पता चलेगा कि इसके जीनोम्स के सीक्वेंस से पता चलेगा कि ये वायरस कितनी तेजी से बदल रहा है या ये वायरस कितना अलग है और देशों के वायरस से यहाँ आते आते इसमें कितने तरह के परिवर्तन आए हैं। तो इससे बहुत क्रूशियल जानकारी ये मिलेगी कि अगर इसकी म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए वैक्सीन कारगर नहीं होगी क्योंकि ये अपना रंग बदलता रहेगा बड़ी तेजी से, या हमारे यहाँ जो वायरस है उसमें कुछ ऐसे म्यूटेशन आए हैं जो कि उस रीजन को बिलोंग करते हैं जिसको कि और देशों में टारगेट किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो उपचार हमारे लिए काम नहीं आएंगे। तो इस तरह की चीजें समझ में आती हैं जब हम इस वायरस के जीनोम को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। तो अगले कुछ दिनों में जैसे हम अभी हैदराबाद से जो हमारे पास वायरस सैंपल्स मिले हैं उनमें से हम कुछ 15-20 के अभी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, 2-4 दिन में उसका पता चलेगा। उसके बाद हम और भी शहरों से और भी राज्यों से मंगाएंगे ये सैंपल्स और ज्यादा तादाद में हम इसकी सीक्वेंसिंग करके ये पता करेंगे कि इसका जीनोम कितनी तेजी से बदल रहा है और उसके और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या उससे इन्फर किए जा सकते हैं। जी डॉक्टर राकेश मिश्रा, हालांकि स्टडीज में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है रिसर्च करने में, लेकिन फिर भी जो अभी तक आपकी स्टडी है वो क्या इंडिकेट कर रही है? ये क्योंकि सब लोग हमसे यही पूछ रहे हैं कि वैक्सीन बनाने में कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि जब तक आप जीनोम स्ट्रक्चर को डिकोड नहीं कर लेते तब तक दवा बनाना बहुत ही मुश्किल है काम। तो ये जब आप इसको डिकोड कर लेंगे जीनोम स्ट्रक्चर को तो ये टीका बनाना बहुत आसान हो जाएगा इसके जरिए? ये उतना मतलब आसान, हम उसके लिए और फोकस तरीके से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन बनाने में एक मिनिमम टाइम लगता है और वो कई महीनों का होता है। अगर हम बहुत बहुत लकी हैं तो हमें एक नॉर्मल सिचुएशन में 1-1.5 साल के पहले किसी वैक्सीन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट सिचुएशन है उसके लिए कोई वैक्सीन हमको आके मदद नहीं करने वाली है, वो फ्यूचर के लिए होगा। और इसी तरह से इसके लिए जो दवाइयां भी हैं उनको इस्टेब्लिश करना, उसमें सब में वक्त लगेगा। तो अभी जो करंट समस्या है हमारे सामने, उसके लिए हमको ज्यादा ये वैक्सीन या दवा के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालांकि ये चीज हमको आगे चल के काम आएंगी अगले कुछ महीनों में या 1-8 साल 1.5 साल में। जी, और डॉक्टर मिश्रा, इससे पहले जो चीन से ही आए थे, जो सार्स की बात करें अगर हम वायरस की, साथ ही मर्स था, ये जो स्ट्रेन्स थे इनको खत्म होने में ये तो कुछ महीनों में खत्म हो गया था सार्स तो, लेकिन मर्स जो है स्ट्रेन उसमें काफी वक्त लगा। तो आपको लगता है ये जो कोरोना वायरस है ये भी काफी जिद्दी किस्म का वायरस लग रहा है कि काफी वक्त लेगा ये यहां से हटने में? देखिए, ये वायरस के अंदर सब खास बात यह है कि बहुत तेजी से, बहुत बड़ी एफिशिएंसी से ये फैलता है। मतलब कि कहीं पे भी अगर पहुंच गया दूसरे आदमी के अंदर तो उसको इन्फेक्ट करने और सिम्टम के चांसेस जो हैं काफी
ज्यादा रहते हैं, इसीलिए एकदम अचानक से इतनी ज्यादा संख्या में लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। अब शायद अगले 2 महीनों में या हम इससे कुछ आगे निकल पाएं, लेकिन इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ महीनों के बाद या हर सीजन में ये एक बार फिर आए। तो इस चीज के लिए हमको तैयार होना चाहिए। और ऐसे कुछ सिम्टम में कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे कि चाइना में केसों की संख्या बढ़ी है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वायरस फिर से चालू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। अगर वो कमजोर पड़ेगी तो केसेस बढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि वह ये हुआ कि अभी तो हमको ये सोशल मेथड्स जो है उस पर ज्यादा डिपेंड करना है। वायरस तो शायद थोड़े दिनों में कंट्रोल होगा, लेकिन अभी हॉस्पिटल में भीड़ कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास वही है, सोशल डिस्टेंसिंग का। जी, और डॉक्टर मिश्रा, जो पहले WHO की ओर से कहा गया था कि ये एयरबोर्न नहीं है डिजीज, लेकिन अब जो अमेरिका में वैज्ञानिकों की जो रीसेंट स्टडी है उसमें बात सामने आई है कि ये हवा में काफी देर तक तैरता रहता है, क्योंकि जिस अस्पताल में जो कोविड पेशेंट्स को रखा गया था, जहां ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, वहां पर देखा गया कि इस कोरोना वायरस के लेवल्स काफी हाई थे। और यहां तक कि अस्पताल के कॉरिडोर्स में भी पाया गया कि वहां भी कोरोना वायरस के ट्रेसेस पाए गए। ये क्या इंडिकेट करता है? अगर ये एयरबोर्न है तो फिर तो इसको काबू करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। नहीं, अभी इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये पूरी तरह से एयरबोर्न है। ये ऐसे सिचुएशन में जहां की एक बंद हॉल है, हवा का बहाव ज्यादा नहीं है, हवा स्टैग्नेंट है, और वहां पे कोई स्नीज करता है तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो और भी छोटे ड्रॉपलेट बन के और थोड़ी देर तक हवा में तैरते रहते हैं। अगर हवा चल रही है और भीड़ कम है तो वो ड्रॉपलेट आसानी से नीचे गिर जाते हैं। तो ये अभी वैसे एयरबोर्न नहीं है, लेकिन खास कंडीशन जैसे क्लोज रूम के अंदर, खास करके एयर कंडीशन जहां पे कि एयर फ्लो नहीं है, तो वहां पे वायरस देर तक हवा में रहता है। इसलिए मास्क जो है वहां पे उपयोगी होता है। और आप समझ लीजिए कि पार्टली एयरबोर्न उस समय उस थोड़े समय के लिए रह सकता है। चलिए, आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, और ये जो शब्द है हम बार बार सुन रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो लोग घरों में भी हैं, डॉक्टर मिश्रा, उनको आप क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आज बताएंगे? क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए? जो चीजें बाहर से आ रही हैं हमारे घर में, अब कौन सा वो कैरियर हो सकता है? जो पैकेट्स ला रहे हैं हम, सब्जियां ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, क्या वो भी सोर्स हो सकते हैं इस वायरस के? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो पता लगा है कि अगर कोई आप प्लास्टिक पैकेट के उसके सरफेस के ऊपर कई दिनों तक वायरस रह सकता है। कपड़ों के ऊपर या कागज के ऊपर 2-4 घंटे शायद रहता है, और फलों सब्जी के ऊपर भी रहेगा। दूध का जो पैकेट है अगर प्लास्टिक है उसके ऊपर रहेगा। तो कोई भी चीज ला रहे हैं आप, दूध का पैकेट, ऐसी चीजों को तो जरूर साबुन के पानी से धो के इस्तेमाल करें। सब्जी तो खैर हम छीलते हैं और अच्छी तरह से धोते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो थोड़ा बहुत है वो जब आप उसको खाने को कुक करेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कोई भी चीज बाहर से आई हुई जो है उसको छूने के बाद जरूर हाथ अच्छी तरह से धोएं। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वायरस हाथ में रह के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप उसको मुंह में लगाएंगे या उससे किसी चीज को छुएंगे जिसको जो आदमी के मुंह पे जाएगा, तो वही चीज हमको हटाना है। मतलब बार बार हाथ धोना है कोई चीज छूने के बाद, और उसके बाद जो भी बाहर से आ रही है उसको ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर वायरस हो सकता है, तो उस तरह से उसको डील करना है। चलिए डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आप जीनोम स्ट्रक्चर इसका जल्द से जल्द स्टडी करें और किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।